आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा पे चर्चा करेंगे। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी की कहें कि मौलिकता को लिए हुए है। उनके जयशंकर प्रसाद की कहानी कला में जब हम देखते हैं कि उसमें आदर्शवादिता भी है, प्राचीन संस्कृति और गाथाओं की झलक हमें उसमें दिखाई देती है। दूसरी तरफ भावना और आदर्श के बीच सूक्ष्म चित्रण और उनकी सशक्त जो अभिव्यक्ति की शैली है वो जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियों में हमें दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व की जो खासियत है, उनका ज्ञान, उनका अध्यात्म और उनके देशभक्ति की जो गुण हैं, वो उनके पूरे ये व्यक्तित्व के गुण हमें उनके साहित्य में, उनकी साहित्यिक विधाओं में है वो दिखाई देते हैं। उसे एक नया आयाम देते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक उनकी कहानी गुंडा की बात करें तो ये कहानी सामंती और साम्राज्यवादी जो सत्ता है उसके विमर्श को अभिव्यक्त करती है। साथ ही एक स्त्री मन की पीड़ा को, उसकी कसक को भी पूरी शिद्दत के साथ उकेरती है। प्रेम की सूक्ष्मता को गहराई के साथ, जीवन मूल्यों की स्थापना में जो समर्पण है, जो त्याग है, उसकी सर्वोपरियता को निर्धारित करती है। इस कहानी में जो इंद्रजाल कहानी संग्रह में ये संकलित कहानी है गुंडा, और इसे हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। ईसा की 18वीं शती के उत्तरार्ध में समाज में न्याय और बुद्धिवाद के स्थान पर सशस्त्र बल को स्थापित होते देख एक नवीन वर्ग की सृष्टि का प्रसाद ने यहाँ उल्लेख किया है। इस जो एक नवीन वर्ग था, ये इसको काशी के लोग गुंडा कहते थे और इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए चारित्रिक विशिष्टता के रूप में अपनी वीरता के बल पर ये वर्ग जो था वो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए किस तरह निर्बल और असहाय जो वर्ग था, जो असहाय थे, उनकी रक्षा में, उनके साथ में वो सम्मिलित होता था। तो इसका ताना बाना कहें कि सामंती साम्राज्यवादी सत्ता विमर्श और जो मूल्यों की स्थापना को सर्वोपरि रखते हुए जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस कहानी में अपनी इसका उद्देश्य रखा है। अब हम कहानी तत्वों के आधार पर गुंडा कहानी की चर्चा करें तो कहानी का मुख्य पात्र यहाँ ननकू सिंह है, जो काशी के प्रतिष्ठित जमींदार निरंजन सिंह का वीर पुत्र है और जीवन की अपनी गहरी अभिलाषा के पूर्ण न होने के मानसिक चोट से घायल होकर अपने स्वाभिमान के साथ निर्भय होकर वो काशी की गलियों में घूमता रहता है। वहीं दुलारी, जो कि एक तवायफ की पुत्री है, वो ननकू के राजमाता पन्ना से मधुर संबंधों के बारे में उसे पता चलता है, जो अपने पुत्र के राजा चेत सिंह के साथ काशी के भयाक्रांत वातावरण में बंदी बना ली गई है। जब दुलारी के माध्यम से ननकू को यह पता चलता है कि किस तरह से राजा चेत सिंह के उसमें बंदी बना ली गई है, तो वह अधीर होकर प्राणों की परवाह किए बिना उन्हें कैद से आजाद कराने के लिए निकल पड़ता है। वह स्वयं तिलंगों की संगीनों के सामने चट्टान की भांति अविचल भाव से लड़ता हुआ रानी पन्ना और उसके परिवार की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो ये इस कहानी की कथा वस्तु है।
कहानी के ताने माने में हम देखते हैं कि बहुत से सूत्र पिरोए हुए हैं। सामंती उत्पीड़न, साम्राज्यवादी निरंकुशता, ननकू सिंह जैसे बहिष्कृत पात्र के प्रेम और उत्सर्ग का उत्कृष्ट रूप हमें यहाँ दिखाई देता है। उसका शौर्य, उसकी आजादी के प्रति ललक, और साथ ही बनारस की जो सांस्कृतिक जीवन है और जो एक धनिक सामंती वर्ग का जो कायरता है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। दुलारी जैसे चरित्र की मानवीयता, खुददारी दिखाई देती है। तो इस तरह भारतीय समाज का ऐतिहासिक संक्रमण, सांप्रदायिक प्रश्न, स्वर्णिम अतीत से वर्तमान की तुलना और राष्ट्रीय जागरण की भावना को जगाने का इस कहानी में प्रयत्न हुआ है। अब कहानी तत्व के दूसरे उस पर बात करें हम, पात्र और चरित्र चित्रण पे, तो यहाँ मुख्य पात्र के रूप में हम देख रहे हैं कि ननकू सिंह है, दुलारी है, राजमाता है, कुबरा है, मौलवी चेत सिंह है, मनिहार सिंह है। मुख्य पात्र ननकू है जो निर्भीक है, साहसी, अन्याय व अत्याचार से निर्बलों की रक्षा करने वाला, प्रेम के प्रति समर्पित पात्र है। वहीं बोधी सिंह के साथ मनमुटाव रखने के बावजूद भी ननकू सिंह न केवल उसके लड़के की बारात लेकर जाता है बल्कि सारा खर्च भी उठाता है। तो यहाँ देखिए सद्य चरित्रता के लक्षण हमें उसमें दिखाई देते हैं। जब वो दुलारी से गाने की फरमाइश करता है और स्वयं कोठी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ता। रात एकांत में जब दुलारी उसके पलंग के पास आती है तो वो कहता है कि जीवन में आज वह पहला ही दिन है कि एक रात में एक स्त्री मेरे पलंग के पास आकर बैठी है। मैं चीर कुमार हूं। उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती है। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ध्यान आकर्षित करता था। कमर में बनारसी सलहे से फेंटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ घुसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहरे पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता है। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंडासा यह थी उसकी धज। पंजों के बल जब चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था। ये उसके व्यक्तित्व की झलक प्रसाद जी ने बहुत ही खूबसूरती से की है। दूसरे पात्र के देखें तो हम राजमाता पन्ना है जो संयम, त्याग और विवश स्त्री पात्र है, जिसका बलपूर्वक राजा बलवंत से विवाह कर दिया गया था और वह वैधव्य झेल रही पन्ना के मन में ननकू के प्रति दबा अनुराग भाव रहता है। कथा के अंत में जब संकट के समय पन्ना के रक्षार्थ जन्म जन्म के जिस विश्वास और प्रेम से वशीभूत ननकू वहां पहुंचा तो पन्ना ने ननकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। तो ये प्रेम का अद्भुत निश्चल रूप प्रसाद जी ने यहाँ दिखाया है। और दुलारी जो ननकू के प्रति प्रेम भाव रखती है, वह प्रत्येक घटना के प्रति निर्भीक होकर विचार रखती है। ननकू के द्वारा गाने की फरमाइश करने पर कुबरा मौलवी के बुलावे की अवहेलना कर ननकू के लिए गाना गाती है। उसके बाह्य व्यक्तित्व को कहानीकार ने बड़ी खूबसूरती से उकेरा है कि किस तरह से हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी, जिसकी सफेद जड़ें दिखाई दे रही थी, कुब्बेदार टोपी, झकलिया। ये चरित्र का जो मौलवी कुबरा का व्यक्तित्व जो है यहाँ खूबसूरती से प्रसाद जी ने उकेरा है। अब हम अगले उस पे तत्व पे आते हैं, संवाद योजना पे। तो यहाँ जो पात्र परिस्थिति के अनुकूल प्रसाद जी ने संवाद योजना का निर्वाह किया है, जो कथा को गति प्रदान करती है। कहीं कहीं सूक्ष्म और संकेतार्थ में अपनी बात कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। भावनाओं, पात्रों की भावनाओं और मनोदशाओं के अनुकूल संवाद योजना है, जहां हम देखें कि महारानी कहाँ है,
संक्षिप्त संवाद में किस तरह भावों को घेरा है। सबने घूर कर देखा, एक अपरिचित वीर मूर्ति, शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव। चेत सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकल कर रह गई थी। उसने पहचान लिया, इतने वर्षों के बाद वही ननकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? ननकू बोला, मैं मर सकता हूं। पहले महारानी को डोगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोगी पर अच्छे मल्लाह हैं। चार संवाद में पूरे प्रेम भाव उकर कर आ गया है। अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं, देश काल और वातावरण। इसमें जीवंत वातावरण की योजना कथानक को सहज और प्रभाव बना रही है। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में बदलती काशी नगरी का जीवंत वर्णन करते हुए कहानीकार लिखते हैं कि जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस, तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद हो गए थे। यहाँ की पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के निराश नागरिक जीवन में एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि थी। वीरता जिसका धर्म था अपनी बात पर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण शिक्षा मांगने वाले कायर चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए हुए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों की हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। पूरे समाज की व्यवस्था और इस वर्ग गुंडा वर्ग की विशिष्टता को यहाँ प्रसाद जी ने अभिव्यक्त किया है। अब हम अगले तत्व में बात करें भाषा शैली पर, तो प्रसाद जी ने मानव मन की जो अपने मन की भावनाओं को भाषा और शिल्प की इस तरह से मनोवैज्ञानिक रचाव रचा है कि वो अपने आप में विशिष्ट और मौलिक रहा है। पात्रों के अंतर्द्वंद को उन्होंने पूरे तीखेपन और गहनता के साथ रचनात्मक दृष्टि से अभिव्यक्त की है। जहां आज गुंडा शब्द को हम नकारात्मक रूप में देखते हैं, वहीं इस शब्द की अर्थावनति के कारण यह नकारात्मक रूप में प्रचलित है। यह शब्द संस्कृत के गुंडकह पद से बना है, जिसका अर्थ धूलिया, तैलपात्र या मंद स्वर आता है। तो वस्तुतः गुंड का अर्थ किसी गांठ उभार से है जो एक विशिष्टता की छाप छोड़ती है। इसी तरह समाज में किसी व्यक्ति का उभार या उसे खास बना देता है, जो उसे नायकत्व प्रदान करता है। इसी तरह समाज में किसी व्यक्ति का जो एक खासियत है वो यहाँ गुंड के अर्थ में एक नायक, योद्धा, शूरवीर के रूप में निकल के आई है। इस कहानी का भाषा लालित्य, कथात्मक जो चित्रण है वो बहुरंगी भंगिमा लिए हुए है। कहानी में हम देखें कि देशज, उर्दू, फारसी सभी शब्दों का पात्रानुकूल प्रयोग हुआ है। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्यमनस्क होकर देखने लगी। उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो, सोचने का कोई कारण नहीं, उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथानुसार कभी कभी कहीं बैठता है कि यदि वह बात हो गई होती तो ठीक उसी तरह पन्ना भी आज बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की संभावनाओं को सोचने लगी थी, सो भी बाबू ननकू सिंह को नाम सुन लेने पर। तो अपने भविष्य की जो भूत की जो घटना थी उसको किस तरह से इस रचना वैशिष्ट्य के माध्यम से प्रसाद जी ने यहाँ अभिव्यक्त किया है। अगला जो प्रमुख कथा तत्व है उद्देश्य, उस पर अगर हम विचार करें, प्रकाश डालें, तो गुंडा कहानी में जयशंकर प्रसाद ने पराधीन जाति को अपने स्वर्णिम
अतीत से वर्तमान की तुलना कर चेतना जगाने का सशक्त प्रयास किया और यह संकेत दिया कि अंग्रेजी जुल्म के समय हिंदू, मुसलमान, वैमनस्य, मौलवी, कोबरा और हिम्मत सिंह जैसे लोग अंग्रेजों की सहायता कर अपनी स्वार्थ सिद्धि को किस तरह उसमें लिप्त रह रहे थे। राष्ट्र चेतना के लिए जमीन तैयार करते हुए कथाकार ताना बाना प्रसाद जी ने यहाँ सशक्त रूप में बुना है। सामंती उत्पीड़न, साम्राज्यवादी निरंकुशता, ननकू जैसे बहिष्कृत चरित्र, प्रेम और उत्सर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया है। वहीं आजादी के प्रति एक ललक जगाकर भावी पीढ़ी को सही मार्गदर्शन या दिशा देने का प्रयास किया है और इनकी उद्देश्यता उनकी जो मानवीयता, सदाशयता को व्यक्त करते हुए दुलारी के माध्यम से संवाद करवाए हैं कि यह झूठ है बाबू साहब, ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं, कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। तो एक मानवीयता का संदेश एक समाज में किस तरह से जो असहाय हैं उनको आगे बढ़कर या अन्याय की प्रबल विरोध का भाव यहाँ उन्होंने संदेश के रूप में या मार्गदर्शन के रूप में रखा है। इस तरह आज हमने जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी पर चर्चा की।